टीजीटी 2005 के प्रश्नों को हम लोग देख रहे थे, तो शायद यहाँ तक हो गया था, 43 नंबर प्रश्न तक शायद हो गया था। एक बार आप कमेंट करके कंफर्म करेंगे कि 43 नंबर तक हो गया था कि नहीं। 43 नंबर तक एक बार आप बता देंगे। चलिए देख ले रहे हैं। सैयद इब्राहिम का कवि नाम, इनका सैयद इब्राहिम का कवि नाम पूछा जा रहा है। इनकी रचनाओं की बात करें, इनकी रचनाओं को बता दे रहे हैं, एक मिनट। अगर इनकी रचनाओं की बात करें तो सुजान रसखान, सुजान रसखान, रसखान, सुजान रसखान है। फिर अगली रचना इनकी प्रेम वाटिका है, प्रेम वाटिका, वाटिका अच्छे से देख लीजिएगा। प्रेम वाटिका रचना रसखान की है, नहीं तो आप रहीम दास की लगाते हैं। इनकी और रचनाओं की बात करें तो दान लीला, दान लीला, दान लीला, दान लीला। फिर उसके बाद अष्टयाम, अष्टयाम। तो सैयद इब्राहिम का कवि नाम क्या था? तो रसखान था, रसखान था भैया। चलिए आगे चलते हैं। रसखान था। कुछ लोग कह रहे थे कि प्रश्न थोड़ा छोटा है तो इसको बड़ा कर दीजिएगा, तो अब आगे से ये सारे प्रश्न आपको बड़े मिलेंगे अगली पीपीटी से। अभी क्या है ना कि इसमें बढ़ नहीं पाएगा, दिक्कत है। जो चीज़ें सेट हो गई हैं उसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। देखिए जूम, या तो प्रत्येक प्रश्न को जूम करें तो जूम करने पे पीडीएफ में जगह, पीपीटी में जगह भी नहीं मिलेगी। तो चलिए आगे से हम इस बात का ध्यान रखेंगे। आप अपनी क्वालिटी को 360 कर लेंगे तो फिर सही हो जाएगा। लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। बताइए किसकी पंक्ति है? बार बार पूछी जाती है। लोग हैं लाग कवित बनावत, मोहितो मेरे कवित बनावत। बताइए किसकी पंक्ति है, किसकी पंक्ति है? एक बार आप बताएंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी घनानंद की पंक्ति हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी घनानंद की पंक्ति है। जूही की कली कविता को किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? जूही की कली कविता को किस संपादक ने, किस संपादक ने, किस संपादक ने अपने पत्र में बिना प्रकाशित किए वापस कर दिया था? तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री का नाम पूछा जा रहा है। चौथा सप्तक में संकलित कवियत्री का नाम पूछा जा रहा है। बताइए भैया चौथा सप्तक में कौन संकलित थी? बताइए, बता दीजिए। चलिए बताते रहिए, बताइए। चौथा सप्तक में, चौथा सप्तक में संकलित कवि का नाम बताना है। तो चौथा सप्तक में आप देखेंगे जल्दी पूछा नहीं जाता है। ये शकुंतला माथुर की बात करें, शमशेर भवानी शकुंत, तो इसमें सुमन राजे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगर पहले सप्तक की बात करें, पहले सप्तक की बात करें तो उसमें शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर, शमशेर बहादुर, बहादुर आपके हो जाएंगे, शमशेर बहादुर। और उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र, भवानी प्रसाद मिश्र, ये दूसरे सप्तक के कवि हैं। दूसरे सप्तक का हम बता रहे हैं, पहले सप्तक का तो आप जानते हैं। पहले सप्तक का बता दें, एक मिनट रुकिए, चलिए नोट कर लीजिए पहले सप्तक में कौन कौन आते हैं। तो तार सप्तक में, पहला सप्तक नहीं है, तार सप्तक है, तार सप्तक है। ये नहीं विकल्प में आएगा कि कभी कभी फंसाने वाला प्रश्न आता है। तो ये तार सप्तक के नाम से प्रकाशित हुआ था, पहला सप्तक कुछ है ही नहीं। तो तार सप्तक, तार सप्तक में कवि है, इस तरह के प्रश्न आएगा। या दूसरे सप्तक के कवि हैं, तीसरे सप्तक या चौथे सप्तक के, पहला सप्तक नाम से कुछ है ही नहीं। तो अगर हम तार सप्तक की बात करें तो जब शुरू में तार सप्तक का प्रकाशन 1943 में हुआ था, 1943 में हुआ था। इसमें आप लोग एक ट्रिक बहुत जनरली आप जानते हैं, अमूने, अमूने शायद गिरा प्रभ करके है क्या, गिरा प्रभा, प्रभ या प्रभा कर लीजिए, तो प्रभा। देखिए अमूने मतलब अज्ञेय हो गया, अज्ञेय, अज्ञेय। मुँह से मुक्ति बोध हो गया, मुक्ति बोध। ने से शायद नेमी चंद्र करके है क्या, नेमी चंद्र जैन, नेमी
चंद्र जैन। फिर उसके बाद गिरा से गिरजा कुमार माथुर ना, गिरजा कुमार माथुर दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे, माथुर, माथुर लिखा है, इसको था कर लीजिएगा, माथुर। र से शायद रामविलास शर्मा, रामविलास शर्मा, र से रामविलास शर्मा कर लीजिए, राम विलास शर्मा, रामविलास शर्मा। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 हो गए। प्र से प्रभाकर माचवे, प्रभाकर देखिए एक मिनट। भ से भारत भूषण अग्रवाल कर लीजिए, भारत भूषण अग्रवाल। उसके बाद जो ये प्र बचा तो प्रभाकर माचवे कर लीजिए, प्रभाकर माचवे। तो कौन कौन से हो गए भैया, ट्रिक लिख लीजिए। अमुने गिरा प्रभा या प्रभ कर लीजिए। तो आ से अज्ञे हो गए, मुँह से मुक्तिबोध हो गए, गिरा से ने से नेमीचंद जैन हो गए, गिरा से गिरजा कुमार माथुर हो गए, र से रामविलास शर्मा ये ऊपर लिखा है, प्र से प्रभाकर माचवे लिखा है, भ से भारत भूषण अग्रवाल। तो गिन लीजिए 1 2 3 ये आपके हो गए, 4 हो गए, गिरजा कुमार माथुर प्रभाकर माचवे 6 हो गए, भारत भूषण अग्रवाल 7 हो गए। तो 7 कवि, तार सप्तक में 7 कवि थे। इसका प्रकाशन 1943 में हुआ था। प्रकाशक संस्था की बात करें, इसमें सुमन राजे होगा, चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं तो सुमन राजे। अब आप दूसरा तीसरा सप्तक का कमेंट करके बताइए। तो सुमन राजे चौथे सप्तक के कवि हैं, सुमन राजे चौथे सप्तक के कवि हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, समय देने का ये सरल प्रश्न है, इसको रटना है, आप रट जाइए। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। फोर्ट विलियम कॉलेज की बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, अगर फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक की बात करें तो फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक लॉर्ड वेलेजली थे। लॉर्ड वेलेजली देखिए विकल्प में है, नहीं, लॉर्ड वेलेजली कहीं नहीं है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना लॉर्ड वेलेजली, इसके संस्थापक लॉर्ड वेलेजली थे। इसकी स्थापना की बात करें, स्थापना वर्ष की बात करें तो यह 10 जुलाई 1800 ईस्वी को कलकत्ता में, स्थान की बात करें तो स्थान कलकत्ता में हुआ था। इसमें 2 भाषा मुंशी थे। भाषा मुंशी की बात करें, भाषा पंडित या भाषा अध्यापक की, तो एक सदल मिश्र, दूसरे आपके लल्लू लाल लिख लीजिएगा, लल्लू लाल। अगर फोर्ट विलियम कॉलेज में हिंदुस्तानी भाषा के प्रोफेसर की बात करें, तो जॉन गिल क्राइस्ट पहले प्रोफेसर थे। तो कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे, तो वही आप जॉन गिल क्राइस्ट को लगा लीजिए, विकल्प में नहीं है। तो पहले प्रोफेसर यही थे। इन्होंने 2 भाषा मुंशी की नियुक्ति की थी, सदल मिश्र और लल्लू लाल की। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना संस्थापक लॉर्ड वेलेजली उस समय तत्कालीन गवर्नर था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज का अगर क्या उद्देश्य था इसकी स्थापना का, इस कॉलेज को स्थापित करने का मूल क्या उद्देश्य था? इसका उद्देश्य था कि जो नए आईसीएस अधिकारियों को हिंदुस्तानी भाषा, जो नए आईसीएस अधिकारी नियुक्त हुए थे, उनको हिंदुस्तानी भाषा का ज्ञान करवाना, बस यही इनका उद्देश्य था। और अंग्रेज़ों को भारतीय रीति रिवाजों से परिचित करवाना, संस्कृति भाषा हो गया उनका ज्ञान करवाना, यही सारी चीज़ें थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की देन क्या थी? फोर्ट विलियम कॉलेज ने भारत में स्वदेशी भाषाओं के प्रति जागरूकता पैदा किया। फोर्ट विलियम कॉलेज ने स्वदेशी भाषाओं के प्रति जागरूकता पैदा किया।
हिंदी के विकास को बल दिया, हिंदी के विकास को बल मिला था फोर्ट विलियम कॉलेज से। चलिए आगे चल रहे हैं अगले प्रश्न पे। तो ऑप्शन नंबर ए सही कर लीजिएगा। इसमें तो वैसे ऑप्शन एक भी नहीं सही है, लेकिन विकल्प के अनुसार आप ए सही कर लीजिएगा। चलिए, किशोरी लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? बताइए, इंदुमती नामक कहानी कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? बताइए, इंदुमती नामक कहानी कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? बताइए। अगर इंदुमती कहानी की बात करें तो यह 1900 ईस्वी में, यह किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है। किशोरी लाल गोस्वामी न भैया, सही लिख रहे हैं गलत? किशोरी लाल गोस्वामी की कहानी है इंदुमती। यह सरस्वती पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में, देखिए किशोरी लाल गलत लिखा है तो इसको किशोरी सही लाल कर लीजिए, लाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो यह सन 1900 में सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका, सरस्वती पत्रिका कहाँ से निकलती थी? आप कमेंट करके बताएंगे। यह हिंदी की पहली कहानी है, यह हिंदी की पहली कहानी है। यह सरस्वती पत्रिका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1900 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। इसके सरस्वती पत्रिका में इंदुमती कहानी के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी। चलिए, किशोरी लाल गोस्वामी, सरस्वती पत्रिका आप कमेंट करके बताएंगे। आगे चल रहे हैं, अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। चलिए, 50 नंबर आ गया, 49। भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम का प्रधान रस, भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम का प्रधान रस पूछा जा रहा है। बताइए, किरात अर्जुनियम का प्रधान रस, भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम का प्रधान रस। बताइए, भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम का, तो यह करुण रस प्रधान रचना है। कौन सी? बताइए, प्रधान रस क्या है? किरात अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है? बताइए, बताइए, मैसेज करिए। किरात अर्जुनियम गलत है भैया, करुण रस गलत है। उत्तर रामचरितम का प्रधान रस करुण है। अरे मेरे भाई, गलत मैसेज कर रहे हैं। पिछले प्रश्न पे 1 मिनट। सरस्वती पत्रिका का भाई इलाहाबाद से आती थी। चलिए देख लीजिए, सरस्वती पत्रिका, परेशान कर देते हैं। 1 मिनट। चलिए, सरस्वती पत्रिका के बारे में लिख लीजिए। सरस्वती, सरस्वती पत्रिका की बात करें तो, पत्रिका की बात करें तो देखिए, नोट करिए, जल्दी जल्दी थोड़ा करिएगा। स्थान लिखिए, स्थान इलाहाबाद, इलाहाबाद, इलाहाबाद। इसके संस्थापक चिंतामणि घोष, चिंतामणि घोष, घोष। कब आती थी? 1900 में इसका प्रकाशन होता था। 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1900 ईस्वी में इसका प्रकाशन होता था। आगे देखिए इसके बारे में। और प्रथम जो 1900 में जब इसका संपादन हुआ तो इसमें एक संपादक मंडल बना था। उसमें 5 लोग थे टोटल। 5 लोग कौन कौन थे? श्याम सुंदर दास। एक ट्रिक हम बता दे रहे हैं, आप लिख लीजिए। सरस्वती में राधा श्याम किशोरी आए, खत्री मिलकर रत्नाकर छाए। देखिए, सरस्वती में, सरस्वती में, सरस्वती में राधा श्याम किशोरी आए, राधा श्याम किशोरी, किशोरी आए, आए न। सरस्वती में राधा श्याम किशोरी आए न, खत्री मिल रत्नाकर छाए, खत्री मिल रत्नाकर छाए, रत्नाकर
ये बार बार पूछा जाता है, बार बार। संपादक मंडल में कौन शामिल नहीं था? सरस्वती की पत्रिका के संपादन में कौन शामिल नहीं था? यही संपादक मंडल से आता है। देखिए, राधा से कर लीजिए राधा कृष्णदास, राधा कृष्णदास, राधा कृष्ण, छोटा छोटा लिख रहे हैं, कृष्णदास बोल भी रहे हैं, राधा कृष्णदास। श्याम से कर लीजिए श्याम सुंदर दास, ये श्याम लिखा है ना, उसके बाद किशोरी लाल गोस्वामी हो जाएगा। श्याम से कर लीजिए श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, यस यस डी, शॉर्टकट में लिख दे रहे हैं श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास, यस यस डी, श्याम सुंदर दास लिख लीजिएगा। फिर किशोरी लाल गोस्वामी, किशोरी लाल गोस्वामी, नहीं छेड़े होते तो फायदा आपका नहीं हो पाता, ट्रिक नहीं जान पाते। रत्नाकर से जगन्नाथ दास रत्नाकर, जगन्नाथ दास, जगह कम है बोल रहे हैं, जगन्नाथ दास रत्नाकर लिख लीजिएगा। अब इसमें कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री, कार्तिक प्रसाद खत्री हो गया। अब देख लीजिए, सरस्वती में राधा श्याम किशोरी आए, खत्री मिल रत्नाकर छाए, सरस्वती में राधा श्याम किशोरी आए, खत्री मिल रत्नाकर छाए। आप याद कर लीजिए, आपको हमेशा के लिए हो जाएगा। 1900 में इसका प्रकाशन हुआ था, प्रकाशक चिंतामणि घोष थे, संस्थापक चिंतामणि घोष थे ना, संस्थापक चिंतामणि घोष थे। 5 लोगों का एक मंडल बना था, उसमें ये सारे लोग, जब 1900 में, तो कोई एक व्यक्ति इसका संपादन नहीं किया था। जब इसका प्रथम संपादन हुआ था तो कोई एक व्यक्ति ने, 5 लोग मिलके किए थे, इसका संपादक मंडल था। आगे चलिए, नहीं छेड़े होते तो आपका फ़ायदा भी नहीं होता। चलिए, कहाँ पहुँचे थे? ये 52 नंबर प्रश्न कहाँ से आ गए? चलिए मिला लीजिए, सूची 1 सूची 2 को मिला लीजिए। कालिदास की रचना क्या है? अभिज्ञान शाकुंतलम है, हो गया। माघ की रचना क्या है? शिशुपाल वधम है, मिला लीजिए। भवभूत की रचना क्या है? उत्तर रामचरितम है। दंडी की रचना क्या है? 10 कुमार चरितम है। दंडी की रचना क्या है? 10 कुमार चरित। देखिए, फिर से मिला लीजिए। कालिदास की रचना क्या है? 1 मिनट, ऐसे बनाइए कि अच्छा लगे थोड़ा सा। देखिए, कालिदास की रचना की बात करें तो अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का हो गया। माघ का क्या होगा? शिशुपाल वधम, शिशुपाल वध। भवभूत की बता दीजिए। भवभूत की रचना, दंडी की रचना 10 कुमार चरित हो गया। भवभूत की रचना बता लीजिए। अरे जब माघ की रचना शिशुपाल वध हो गई, कालिदास की रचना अभिज्ञान शाकुंतलम हो गई, तो दंडी की रचना 10 कुमार चरित हो गई, तो भवभूत की रचना उत्तर रामचरितम हो गया। चलिए मिला लीजिएगा, ये प्रश्न बीच में आ गया है। भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम का प्रधान रस, भारवी द्वारा रचित किरात अर्जुनियम का प्रधान रस। देखिए, किरात अर्जुनियम का प्रधान रस क्या है? बताइए भैया, किरात अर्जुनियम का प्रधान रस बताइए। कोशिश करिए, कुछ है नहीं। कोशिश करिए। फिर गलत बता रहे हैं, करुण रस प्रधान रचना है। चलिए आगे चलिए, वीर रस प्रधान रचना है, वीर रस प्रधान रचना है, इसमें वीर रस है। सर्गों की बात करें, किरात अर्जुनियम के सर्गों की बात करें तो 18 सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं टोटल। वीर रस प्रधान रचना है। अरे इसकी कथा महाभारत के वन पर्व से ली गई है, महाभारत के वन पर्व से, वन पर्व से ली गई है। जल्दी मैसेज करिए, और क्या जानते हैं इसके बारे में। चलिए आगे चल रहे हैं।
49 नंबर, रुकेंगे देर हो जाएगी। चौथा सप्तक में संकलित कवित्री हैं, ये प्रश्न हो चुका है, सुमन राजे अभी करवाए थे। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता, बताइए। बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं आता? बहुत सरल है, अब इससे सरल तो कुछ हो ही नहीं सकता, इससे सरल कुछ हो ही नहीं सकता। बताइए भाई, जल्दी मैसेज किया करिए, सारे सरल प्रश्न हैं। सरल प्रश्नों में आप देखिए एक ट्रिक बना लीजिए, बृहत्त्रयी में, गद्य की बृहत्त्रयी में एक ट्रिक बना लीजिए। किशन, किशन है या किसने कर लीजिए, या किशन कर लीजिए, जो भी समझ में आए, या के एस एन कर लीजिए, के एस एन कर लेंगे तब भी हो जाएगा, के एस एन। के से किरात अर्जुनियम कर लीजिए, किरात, या किशन से किरात अर्जुनियम, जो भी आपको हिंदी वाला अच्छा बैठता है तो हिंदी वाला ही बैठा लीजिए। देखिए किशन लिख लीजिए, किशन, किशन सा लिखा है, देखिए किशन से की से किरात अर्जुनियम, किरात, किरात, किरात अर्जुनियम, किरात अर्जुनियम, एक किरात अर्जुनियम हो गया। सा से क्या हो गया, शिशुपाल बधम, किसुनु कर लीजिए, किसुन कर लीजिए, किसुन तब भी हो जाएगा, शिशुपाल बधम, या किसिन कर लीजिए, जो भी आपको समझ में आए। देखिए याद आपको करना है, हमको नहीं करना है, आप अपने हिसाब से याद कर लीजिए। देखिए सा है तो शिशुपाल बधम कर लीजिए, शिशु, सा से शिशुपाल बधम, शिशुपाल बधम, पाल बध, बध या बधम कुछ भी लिख लीजिए। न से नैषधि चरितम, नैषधि, नैषधि चरितम, नैषधि चरित लिख लीजिए, चरितम नहीं लिखेंगे तब भी हो जाए। अब देखिए, अब यही तो है, सीधा सीधा है, इसमें कुछ करना भी तो नहीं। तो कौन सा नहीं है पूछ रहा है, कौन सा नहीं? देखिए 3 तो हैं, किरात अर्जुनियम मिल गया, नैषधि चरितम मिल गया, शिशुपाल बधम मिल गया, रघुवंशम नहीं है, रघुवंशम को लगा लीजिए, रघुवंशम सही विकल्प है, रघुवंशम ही आपका सही आंसर नंबर, आपका इसमें आंसर 4 हो जाएगा। अब बृहत्त्रयी में कौन सा महाकाव्य नहीं शामिल है? तो रघुवंशम नहीं शामिल है। आगे चल रहे हैं, अभी इसका मिलान कर चुके हैं पीछे प्रश्नों में। उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए, बताइए। उत धन ज्वल, अब प्रथम का तृतीय, प्रथम का च छ ज, प्रथम का तृतीय में बदलना, नियम पढ़े होंगे, प्रथम का तृतीय में बदलना। त थ, बताइए, त थ द ध, बताइए। नहीं भाई, बताइए क्या होगा? गलत क्यों मैसेज कर रहे हैं? छ छ ज, इसका नियम है एक, बताएंगे हम आपको। नहीं ठीक है भाई, प्रथम का तृतीय नियम कहाँ इसमें काम करेगा? उत प्लस ज्वल, क्या आप कमेंट कर रहे हैं? देखिए प्रथम का तृतीय में बदलेंगे तो द हो जाएगा ना। चलिए कमेंट करके स्पष्ट करिए आप। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, उत्धन ज्वल, उत्धन ज्वल हो जाएगा। चलिए कौन सी संधि है ये भी बताइएगा, इंतज़ार कर रहे हैं। पंचवटी शब्द में प्रयुक्त समास का नाम बताइए। पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? सीधा सीधा बता दीजिए, परेशान मत करिए। पंचवटी में कौन सा समास है बताइए। ए भाई दीर्घ समास है क्या यार, आप लोग भी। चलिए अब इसका मिलान कर दे रहे हैं, बताइए। लट लकार मतलब क्या होता है? लट लकार, लट लकार किसे कहते हैं? लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं। वर्तमान काल कहाँ है? यहाँ है। लोट लकार किसे कहते हैं? जो आज्ञा और आदेश देने के लिए प्रयोग किया जाता है। लोट लकार कहाँ है? आज्ञार्थक, देख लीजिए। फिर उसके बाद लंग लकार, लंग लकार किसे कहते हैं? भूतकाल को ही लंग लकार कहते हैं, भूतकाल। चलिए फिर लिट लकार भविष्यत काल को कहते हैं। लकारों की संख्या 10 होती है। चलिए अब मिला लीजिएगा, फिर से मिलवा दें। देखिए
लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं। ये लट लकार हो गया। लट लकार वर्तमान काल कहाँ है? यहाँ है। वर्तमान काल हो गया। चलिए वर्तमान काल हो गया। लोट लकार हमने बताया आज्ञा आदेश के लिए। लोट लकार आज्ञा या आदेश के लिए, इसी के नीचे है, देख लीजिए। लोट लकार हो गया। फिर उसके बाद लंग लकार। लंग लकार भूतकाल को कहते हैं। जो लंग लकार लिखा है भूतकाल कहाँ है? सबसे नीचे है, तो ये भूतकाल हो गया। फिर लिट लकार भविष्यत काल को कहते हैं। अब मिला लीजिएगा, यही सही है, विकल्प तो छिप गया है। चलिए, अब लव नसानीन अवनन सही हो, किसकी पंक्ति है? यह पंक्ति विनय पत्रिका से है। विनय पत्रिका से है, बताइए। यह पंक्ति विनय पत्रिका से, यह पंक्ति विनय पत्रिका से है, बताइए। तुलसीदास की पंक्ति है। विनय पत्रिका में कितने पद थे? कमेंट करके बताइए। अब लव नसानी ने अवनन सही हो, विनय पत्रिका से, तुलसीदास की पंक्ति है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, बताइए। सूर्य का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, बताइए। सूर्य के सभी पर्यायवाची हैं। भानु, भास्कर, दिवाकर सभी हैं, विकल्प में नहीं दिया है, तो इसमें सभी कर लेंगे। सभी हैं, सूर्य के सभी पर्यायवाची हैं। चलिए आगे चलते हैं। करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापन किस ग्रंथ द्वारा की गई थी, बताइए। करुण रस प्रधान रचना कौन थी? तो उत्तर रामचरितम। उत्तर रामचरितम। चलिए, न कांति मप निर्भूषम विभात वनिता मुखम। चलिए बताइए। न कांत मप निर्भूषम विभात वनिता मुखम, बताइए। अलंकार में भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे ना, भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक थे। न मतलब नहीं मेरे भाई, न मतलब नहीं। कांतमप मतलब क्या होता है? सुंदर। कांतमप मतलब सुंदर। कांतमप मतलब सुंदर, इसका मतलब सुंदर, सुंदर हो जाएगा। निर्भूषम मतलब बिना गहनों के, बिना गहनों के, बिना गहनों के, गहनों के, गहनों के भैया। विभात मतलब सुशोभित, 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 देख लीजिए, सही कर लीजिए। सुशोभित, सुशोभित हो गया, इसको सुशोभित लिख लीजिए। वनिता मतलब स्त्री होता है, आप जानते हैं, ऊपर लिख दे रहे हैं। मुखम मतलब मुख होता है। क्या कह रहे हैं? न कांतमप निर्भूषम विभात वनिता मुखम, कि जिस तरह कोई देखिए स्त्री है आभूषण के बिना सुंदर नहीं लगती है, उसी तरह कविता भी है, बिना अलंकारों के बिना शोभित नहीं होती। वह सुषमा को, सुंदरता को नहीं पाती, शोभा को नहीं पाती। अरे न कांतमप निर्भूषम विभात वनिता मुखम, एक एक शब्द का अर्थ लिख दिए हैं। इसका मतलब है क्या? जिस प्रकार किसी स्त्री का सुंदर मुख भी आभूषणों के बिना शोभित नहीं हो पाता, उसी प्रकार अलंकार के बिना कविता की भी शोभा नहीं होती। तो यही तो लिखा है, न कांतमप निर्भूषम विभात वनिता मुखम। एक इसकी परिभाषा है, तो आचार्य भामा की है। भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। भामा ने अलंकार को काव्य का प्राण माना। उनका मानना था कि बिना अलंकार के कविता की सुंदरता नहीं लग सकती, इसीलिए तो कहे थे। अरे भामा की एक परिभाषा और है, वक्र अविधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृता। अरे भाई आप लोग तो हिंदी के विद्यार्थी हैं, इसके बावजूद भी ये समस्या हो रही। देखिए, वक्र, भामा की ये परिभाषा है, वक्र अविधेय, ध है, अविधेय शब्दोक्ति रिष्टा, रिष्टा इट्टा है, रा है, रिष्टा। वक्र अभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृतः, वाचाम, देखिए, वाचाम अलंकृतः। अच्छे से याद कर लीजिए। दो परिभाषा, भामा अलंकार वादी आचार्य हैं, तो ये प्रवर्तक भी हैं,
अलंकार संप्रदाय के, तो इसलिए इनकी परिभाषा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है। किसी की याद रहे या न रहे, इनकी बहुत ज़रूरी है। वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृतः, वक्राभिधेय शब्दोक्तिरिष्टा वाचाम अलंकृतः, न कांतमपि निर्भूषम विभात वनिता मुखम। ये दोनों परिभाषाएं भामा की है, ये दोनों परिभाषाएं भामा की है। आगे चल रहे हैं, दोनों को याद कर लीजिए। देखिए भैया, ये बड़ा पेचीदा है। बताइए, जो प्रश्न आपके सामने है आप इसमें फंसते हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर आज हम अच्छे से बताएंगे। चलिए, अभिज्ञ, अभिज्ञ बताइए। भिज्ञ, भिज्ञ और विज्ञ, और विज्ञ। अभिज्ञ का क्या होगा? अनभिज्ञ। अनभिज्ञ। भिज्ञ का क्या होगा? भिज्ञ का क्या होगा? यही होगा, या तो भिज्ञ लिखा रहेगा या तो अज्ञ लिखा रहेगा। देखिए, अज्ञ लिखा रहेगा या अनभिज्ञ लिखा रहेगा या अज्ञ लिखा रहेगा। देखिए, एक तरफ ये रहेंगे, एक तरफ ये रहेगा, सीधा सीधा। जब भी प्रश्न आएगा, देखिए, इसका मतलब होता है जानने वाला। तीनों, अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ। अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ। अभिज्ञ, विज्ञ, विज्ञ, इसका मतलब होता है जानने वाला, जो जानता हूँ। अब देखिए, अज्ञ और अनभिज्ञ, अज्ञ और अनभिज्ञ, अज्ञ और अनभिज्ञ, जब भी आएगा इसको दो को आप याद कर लीजिए। अनभिज्ञ, अनभिज्ञ और अज्ञ, अनभिज्ञ और अज्ञ, इसके विलोम होते हैं, इसके विलोम होते हैं। नहीं तो आप इधर उधर जाएंगे, कहीं अभिज्ञ मिलेगा तो कहीं अनभिज्ञ मिलेगा, तो परेशान होंगे। देख लीजिए, अभिज्ञ हो चाहे विज्ञ हो चाहे विज्ञ हो, इस सारे का मतलब होता है जानना। इन सभी का मतलब होता है जानना। अनभिज्ञ हो या अज्ञ हो, अज्ञ मतलब अज्ञानी हो, तो मतलब न जानने वाला। तो अभिज्ञ का विलोम बताइए, अनभिज्ञ होगा, अनभिज्ञ होगा। अरे अभी देखिए, भिज्ञ लिखा है ना, भिज्ञ का मतलब जानना, अभिज्ञ का मतलब जानना। अभिज्ञ, देखिए, अभिज्ञ का मतलब जानना, भिज्ञ का मतलब जानना। अगर विज्ञ भी होता विकल्प में, मान लीजिए, तब भी इसका मतलब हो जाता जानना। विज्ञ भी होता तब भी जानना हो जाता। अगर अनभिज्ञ की जगह अज्ञ भी होता तब भी इसका विलोम हो जाता। तो यही सारी चीज़ें हैं। आप एक तरफ इसको लिख लेंगे, एक तरफ आप इसको लिख लेंगे। सुनिए, पहले अच्छे से लिखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। देखिए, ये जो इस साइड हैं, इन सभी का मतलब है न जानना। जानना, जानना है, न जानना नहीं। देखिए, मुख से हमारे गलत निकल रहा है। इसका मतलब है जानने वाला, जो जानता हो, जानने वाला, जानने वाला। इसका मतलब जो ये लिखा है तो न जानने वाला, न जानने वाला। एक लाइन से कर लीजिएगा, नहीं तो आप परेशान होंगे। एग्जाम में यहीं से आपका गड़बड़ होता है, समृद्ध और समृद्ध, या तो यहाँ से गड़बड़ करते हैं, उल्टा सीधा यही करते हैं। चलिए, द्विज शब्द का अर्थ है, द्विज शब्द का अर्थ है, द्विज शब्द का अर्थ है, बताइए। द्विज माने ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है। द्विज मतलब ब्राह्मण भी होता है, दांत भी होता है, पक्षी भी होता है। इनमें से सभी है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से सभी है, इनमें से सभी है। चलिए, हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। अकारो रूप है, अकारोह रूप है, बताइए। 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। अकारोह रूप है, 62 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। अकारोह रूप है। देखिए, इसमें क्री धातु, लंग लकार, मध्यम पुरुष, एक वचन है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष है। अब देखिए, मार्गम, 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 देखिए, उभयता, दोनों तरफ मतलब उभय, उभयता, मार्गम, उभयता, वृक्षा, वृक्षा संति, कहीं है संति, मार्गम,
मार्गम उभयता वृक्षाः सन्ति। देखिए मार्गम उभयता वृक्षा सन्ति पहला ही विकल्प है, पहला ही विकल्प है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 63 में। अनुवाद हम आपको सिखा देंगे बहुत अच्छे से। भविष्यत कहा किसकी रचना है, बताइए भविष्यत कहा किसकी रचना है। धनपाल की रचना है, गलत उत्तर है 64। आगे चलिए। अरे अपभ्रंश में है ना, अपभ्रंश भाषा की है, अपभ्रंश। चलिए आचार्य भिखारी दास कृति प्रमुख काव्य शास्त्री, भिखारी दास की काव्य शास्त्री रचना पूछा जा रहा है जो सर्वांगी निरूपण रचना है। बताइए कौन सा है इसमें से, काव्य प्रकाश रस सारांश कौन सा है। तो काव्य निर्णय ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। छायावाद का उपनिषद किसने कहा है। बहुत सही, बहुत सही, शांति प्रिय द्विवेदी, बहुत अच्छा। कामायनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, जयशंकर प्रसाद की रचना है। आगे चलना है। हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ, हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक, बताइए हिंदी साहित्य का विमर्श किसकी रचना है, हिंदी साहित्य का विमर्श किसकी रचना है, बताइए बताइए। तो यह पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना है। अगले प्रश्न पे, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, बताइए 1979 में मिला था। कल सुनना मुझे भैया, संसद से सड़क तक नहीं, धूमिल की काव्य संग्रह बता दें। देखिए धूमिल के बारे में लिख लीजिए, धूमिल। अगर इनके काव्य संग्रहों की बात करें, काव्य संग्रह की बात करें तो देखिए काव्य संग्रह संसद से सड़क तक, संसद से सड़क तक ना, एक ये हो गया, संसद से सड़क तक। फिर कल सुनना मुझे, कल कयौला है, कल सुनना मुझे, कल सुनना मुझे, ये 76 में है, ये 72 में है, 1976, नहीं तो आप उल्टा सीधे। सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, सुदामा पांडे का प्रजातंत्र एक कब है, 79 में है। धूमिल की कविताएं 81 में है, धूमिल की कविताएं 81 में है, 1981, सबके आगे 1981। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 1979 में मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। आगे चल रहे हैं। निठल्ले की डायरी, बताइए व्यंग्य है, बताइए निठल्ले की डायरी, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, हरिशंकर परशाई की है, हरिशंकर परशाई की है। अरे भाई हरिशंकर परशाई एक व्यंग्यकार थे ना। पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, बताइए निंदारस, तुलसीदास चंदन घिसे, प्रेमचंद के फटे जूते, कहत कबीर हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, पाखंड की आध्यात्म, आवारा भीड़ के खतरे, इनकी ये सारी रचनाएं हैं ना। चलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगले विकल्प पे चलते हैं, अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है, बताइए जयशंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। अरे करबला सीधा प्रेमचंद का है, प्रेमचंद का। करबला नाटक किसका है, प्रेमचंद का। आगे बताइए, 70 नंबर तक प्रश्न हम पहुंच चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन की बात कर रहा है, प्रगतिशील लेखक संघ के प्रथम अधिवेशन, प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था, बता दीजिए। अरे
अब हम ही को बताना पड़ेगा, बताइए। बहुत गलत उत्तर दे रहे हैं, सच में बता रहे हैं। क्या तैयारी है आपकी भगवान ही जाने। ना, प्रेमचंद है। कुछ लोग प्रेमचंद, कुछ लोग ना निराला बता रहे हैं। देखिए, देख लीजिए भाई, पूरा इतिहास देख लीजिए। प्रगतिशील लेखक संघ जो था 1935 में हेनरी बारबूज करके थे। 1935 एक डेट थी। हेनरी बारबूज ने फ्रांस की राजधानी, फ्रांस है उसकी राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी फ्रांस है, उसी की राजधानी पेरिस है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है, में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाने का प्रयास किया था। हेनरी बारबूज ने 1935 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रगतिशील लेखकों का एक संघ बनाने का प्रयास किया था। अब देखिए, फिर 35 में ही क्या होता है। 35 में E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में E.M. फॉरेस्टर की अध्यक्षता में फ्रांस की राजधानी पेरिस में ही प्रोग्रेसिव राइटर एसोसिएशन की अध्यक्ष प्रथम अधिवेशन होता है। प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन वहीं होता है, पेरिस में ही। अब इसी अधिवेशन से प्रेरणा लेकर 1935 में ही डॉक्टर मुल्कराज आनंद एवं सज्जाद जहीर द्वारा लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना होती है। मुल्कराज आनंद और डॉक्टर सज्जाद जहीद, अरे जहीद में इधर चलिए, ये दा है, रा नहीं है, बोल तो रहे हैं। 1935 में ही इसी जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में अधिवेशन हुआ था प्रगतिशील लेखक संघ का, उसी से प्रेरणा लेकर 1935 में ही डॉक्टर मुल्कराज आनंद और सज्जाद जहीद ने लंदन में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना किया। अब देखिए आगे क्या होता है। 1936 में क्या होता है कि प्रेमचंद की अध्यक्षता में भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ का प्रथम अधिवेशन लखनऊ में होता है। 1936 में जो प्रथम अधिवेशन होता है प्रेमचंद की अध्यक्षता में लखनऊ में होता है। प्रगतिशील लेखक संघ के जो प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं वह प्रेमचंद जी करते हैं, 36 में लखनऊ में। चलिए, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। छायावाद शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था। छायावाद शब्द सर्वप्रथम के प्रयोग किया रहा, कौन प्रयोग किया था, बताइए। हमको गांव वाली भी भाषा आती है बहुत अच्छे से, बताओ। के कौन किया था, कौन कहल, कैसे कहते हैं भोजपुरी में, के करले रहल, बताओ। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक ने किया था, बतावल जा भाई। बलिया वाले यही कहते हैं ना, बतावल जा कि छायावाद शब्द के प्रयोग हुआ कि कैले रहल ना। बताइए, छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो मुकुटधर पांडे कैले रहलन। भाई बलिया वाले भोजपुरी अच्छे से जानते हैं। चलिए, केशव कही न जाय का कहिए, बलिया वीरों की धरती है। केशव कही न जाय का कहिए। भाई सबसे पहले देश में बलिया ही आज़ाद हुआ था गुलामी के दौर में। पूरे देश में सबसे पहले बलिया ने खुद लड़कर वहाँ, इसीलिए उसको वीरों की धरती बोला जाता है ना। बताइए, राहुल चौरसिया बलिया से। केशव कही न जाय का कहिए किसकी पंक्ति है, तो यह तुलसीदास की पंक्ति है। TLSD जिसे बोलते हैं, तुलसीदास, इसको TLSD हम शार्ट में बोलते हैं। चलिए, तुलसीदास हम क्या बोलते हैं उससे मतलब नहीं है, तुलसीदास की पंक्ति है।
चलिए, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि, निम्नलिखित में से संत काव्य परंपरा के अंतर्गत न आने वाले कवि बताइए भैया। संत काव्य पर, अरे नंददास कहाँ संत काव्य परंपरा में आते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 74। चलिए मिलान कीजिए, एक तरफ नाम दिया है, एक तरफ इतिहासकार हैं। चलिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या कहा? वीर गाथा काल। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा? आदिकाल, नीचे है सबसे। राहुल सांकृत्यायन ने क्या कहा? सिद्ध सामंत काल। मिश्र बंधुओं ने क्या कहा? प्रारंभिक काल। ये है, हो गया, मिला लीजिएगा। आगे चल रहे हैं। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद कीजिए। इति धन आदि, इत धन आदि, ये तो बहुत सरल था। विवेक तिवारी है, हम भी सर बलिया से हैं। बलिया तो यार वीरों की धरती है, महान है आप बलिया में, आपका जन्म हुआ है। चलिए, इत्यादि, बलिया वाले कमेंट करते हैं। बलिया का एक अलग सम्मान है देश में, एक अलग भाव है। जब बलिया का नाम लेते हैं तो एक अलग ही भाव जगता है। इत्यादि, इत प्लस आदि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरे जौनपुर सर कम नहीं है, तो जौनपुर हम कहाँ कह रहे हैं कम है? कोई जनपद नहीं कम है पूर्वांचल का। चलिए आगे चल रहे हैं। मति शब्द के षष्ठी एक वचन को बताइए। मति शब्द की षष्ठी बताना है, एक वचन बताइए। 77 नंबर। मति, मति, मत्या, देखिए करके बताइए षष्ठी। यहाँ 2 बिंदी लगा लीजिएगा, बताइए। यहाँ 2 बिंदी लगा लीजिएगा, अब बताइए, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कमेंट करके बताइएगा। आजमगढ़ वाले, आजमगढ़ वालों से भाई डर लगती है, उनके बारे में कुछ बोलवाइए मत, वो दबंग होते हैं, उनको वीर नहीं बोला जा सकता आजमगढ़ वालों को ना। अरे आप लोग भी वीर हैं। चलिए, अवधी किस उपभाषा वर्ग की बोली है? देखिए, अवधी, अवधी, बघेली, बघेली, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ये 3 पूर्वी हिंदी के हैं। तो देखिए पूर्वी हिंदी, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बिहार से हूँ सर, मैथिली बोली जाती है। चलिए आगे चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन वीर गाथा काल की रचना नहीं है? बताइए। वीर गाथा काल की रचना नहीं। संदेश रासक भी है, आदिकाल की रचना वीर गाथा काल की। आलाखंड भी है, जय मयंक, जय चंद्रिका भी है। भक्तमाल नहीं है, भक्तमाल नहीं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए, कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक बताइए। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक बताइए। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक चित्रा त्रिपाठी। चित्रा त्रिपाठी सूरदास नहीं होंगे, गलत हो गया। विनय कटियार जी, वल्लभाचार्य, यही सही है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक वल्लभाचार्य। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? देखिए, अज्ञे इसके संपादक अज्ञे थे, तो 1943 पे 43 में हुआ था, 1943। चलिए आगे चल रहे हैं। अज्ञे की रचना है, बताइए। बहुत सरल, बहुत सरल, सबका सही है। हरी घास पर क्षण भर। आगे चल रहे हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम बताइए। हरिऔध की रचना बताइए।
हरियोध की रचना बताइए। हरियोध की रचना बताइए। बताइए। पहले यही बता दीजिए हरियोध किस युग में आते हैं। तो हरियोध द्विवेदी युग में आते हैं, द्विवेदी युग में। चलिए बताइए, बताइए। अगर नहीं बता पाए तो फिर समझ लीजिए। ये दोनों रचनाएं हैं, ए और सी दोनों सही हो जाएगा। ए और सी दोनों सही हो जाएगा, इसमें विकल्प गड़बड़ दिया है तो आप सही कर लेंगे। चलिए आगे चल रहे हैं। एक, चलिए ये दोनों सही है, दोनों सही है, कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो ये दोनों हरियोध की रचना है। अरे प्री प्रवास 1900 कितने में है? 1914 में है, 1914 में। चोखे चौपदे 1932 में है। बताइए। अरे प्री प्रवास में मेरे भाई 17 सर्ग है, 17 सर्ग। कम से कम 20 बार पूछी जा चुकी है, 20 से अधिक बार एग्जामों में पूछी जा चुकी है। चलिए आगे अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। नई कहानी पत्रिका के संपादक, नई कहानी पत्रिका के संपादक 84 नंबर। यह पत्रिका 1960 से शुरू हुई थी, 1960 से। राजकमल प्रकाशन, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली से, दिल्ली से। राजकमल प्रकाशन दिल्ली से। भैरव प्रसाद गुप्त थे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भैरव प्रसाद गुप्त। चलिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं भैया? अभी तो बताना नहीं पड़ेगा, आप लिख के भेज दीजिएगा क्रम इसका। चलिए 7 कांड है। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत, नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदर तल में ना। नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत, नग पग तल में पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के सुंदरतम तल में, पल में। चलिए बताइए, तो किसकी पंक्ति है भैया? जेएसपी की, जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बताइए, इस सूत्र विभावानुभाव व्यभिचारी कौन, इस सूत्र का प्रतिपादन किसने किया था? बताइए। ये तो बहुत सरल है ना, भरत मुनि। भरत मुनि 87 नंबर में भरत मुनि। ये रचना टीजीटी में पूछी गई थी। कुवलयानंद के रचयिता 3 बार पूछी जा चुकी है। अभी 2005 में तो आप देख ही रहे हैं, हम 2005 का पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, ये 2005 का सॉल्व करवा रहे हैं। कुवलयानंद किसकी रचना है? कुवलयानंद, बताइए। एक लड़का मैसेज कर रहा है कुंवर नंद। चलिए, अप्पय दीक्षित, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। दृघ ऊर्झत, आंखें उलझ रही हैं। टूटत कुटुंब, बताइए परिवार टूट रहा है। आगे आंखें उलझ रही हैं तो परिवार टूट रहा है। जुरत चतुर चित प्रीत, जुरत चतुर इच्छा है, धतुर नहीं चा, चतुर चित प्रीत परति गांठ दुर्जन ये दई नहीं यह रीति। बताइए, आंखें उलझ रही, परिवार टूट रहा है, सीधा असंगति है ना, आंखों से और परिवार से क्या लेना देना, तो असंगति अलंकार हो जाएगा। देखिए 3 नंबर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे, आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या मानी है। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या 3 मानी है, प्रसाद ओज माधुर्य। आचार्य मम्मट ने काव्य गुणों की संख्या मानी है, बताइए, बताइए भैया, सही है कि नहीं? गलत तो नहीं है? तो फिर चलें आगे। चलिए, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताइए। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम बताइए। चलिए देखिए, संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश कहाँ है? संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश सोर सैनी पश्चिमी हिंदी, उसके बाद खड़ी बोली। ऑप्शन नंबर ए ही शायद सही हो जा रहा है।
ए ही सही हो जा रहा है। संस्कृत प्राकृत अपभ्रंश पाली, ये तो गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा। पाली प्राकृत ये भी गलत हो जाएगा। संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश, खड़ी बोली बीच में आ जा रहा है, खड़ी बोली लास्ट में आना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए संस्कृत पाली प्राकृत अपभ्रंश सौर सेनी, उसके बाद पश्चिमी हिंदी, तब खड़ी बोली। उसके बाद खड़ी बोली। चलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? बताइए तत्सम कौन सा है? तत्सम रूप बताना है। अंधकार होगा, अंधकार होगा। चलिए निम्नलिखित में से किस शब्द में, बताइए निम्नलिखित में से किस शब्द में नहीं है क्या पूछा गया था? है पूछा जा रहा है। चलिए नहीं तो 11 विकल्प में था। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? बताइए। लालिमा में ला हट कहाँ है? दशक में भी नहीं है, कारीगर में भी नहीं है, परा प्लस जय, तो पराजय ऑप्शन नंबर बी में है उपसर्ग। चलिए देवनागरी लिपि का विकास हुआ था, बताइए। देवनागरी लिपि का विकास हुआ था, देवनागरी लिपि का विकास हुआ था तो ब्राह्मी से हुआ था। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बोलिए कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है नहीं है? तो अमिया, अमी, अमी, सुधा, सुधा, पीयूष, पीयूष, उसके बाद अमी, अमी, सोम, इम्मा है, सोम, सुरभोग, सुरभोग, ये किसके पर्यायवाची हैं? बताइए। तो अमृत के पर्यायवाची हैं सारे, तो अमिया नहीं है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी सारे कमल के पर्यायवाची हैं। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। आधार का विलोम, आधार का विलोम बताइए। 96 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। आचार है, आधार नहीं है। आचार नहीं तो विकल्प ही मैच नहीं करेगा। चलिए आचार का विलोम बताइए। आचार, आचार का विलोम बताइए, आचार का विलोम बताइए। अनाचार, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं जल्दी जल्दी, बहुत प्रश्न हैं। जिसकी आशा न की जाए, बताइए 96 नंबर। जिसकी आशा न की जाए, बहुत अच्छा, अप्रत्याशित। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह किया गया हो, बताइए। अनुग्रहित होगा, अनुग्रहित, अनुग्रहित, ऑप्शन नंबर बी, बहुत अच्छा। विशाल चौरसिया, स्कोर आपका बढ़ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? बताइए। प्रस्तर मतलब पत्थर होता है, बताइए। 99, तो ये पत्थर, प्रस्तर का मतलब पत्थर होता है, तो ऑप्शन नंबर डी नहीं हो जाएगा। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक, बताइए। मुझे चाँद चाहिए किसकी रचना है? तो यह सुरेंद्र वर्मा की है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला किसकी रचना है? टोपी शुक्ला किसकी रचना है? बताइए। राही मासूम रजा की रचना है। अगले प्रश्न पे चल रहे हैं। अरुणय यह मधुमय देश हमारा, गीत प्रसाद जी की किस कृति से है? अरुणय यह मधुमय देश हमारा प्रसाद जी की किस कृति से, किस रचना से? चंद्रगुप्त से है। सही, बहुत अच्छा। प्रिया बहुत अच्छा बता रही।
कवित्त रत्नाकर की रचनाकार। कवित्त रत्नाकर किसकी रचना है? कवित्त रत्नाकर ऋचा, ऋचा उपाध्याय। हाँ बहुत अच्छा। चलिए सेनापति की, सेनापति की, बहुत अच्छा। 103। अगले प्रश्न, अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? अरे कूसू परकी बल्लभ प्यारे, गोछी चंद नंद दुलारे। एक ट्रिक तो हम आपको बताए थे, कूसू परकी, पर की न, परकी हो गया, कूसू परकी। कू से कुंभन दास, सू से सूरदास, और उसके बाद पर से परमानंद दास, की से, उसके बाद की से बताइए। अरे कृष्णदास, बताइए भाई आप लोग। कूसू पर की गोछी चन, की से कृष्णदास। गोछी चन, गोछी चन। देखिए न का मतलब नंद, नंददास। छ का मतलब चतुर्भुज दास। छीत स्वामी, छ का मतलब छीत स्वामी, लिख लीजिएगा, बोल तो रहे हैं स्वामी। गोविंद स्वामी, लिख लीजिएगा। चलिए बोल रहे हैं, फिर से सुन लीजिए। कूसू पर की बल्लभ प्यारे। कूसू मतलब कुंभन दास, सू मतलब सूरदास, पर मतलब परमानंद दास, की मतलब कृष्णदास। कूसू पर की बल्लभ प्यारे, वो बल्लभाचार्य के शिष्य थे 4। गोछी चंद नंद दुलारे। गोछी मतलब गोविंद स्वामी, छ मतलब क्षीर स्वामी, च मतलब चतुर्भुज दास, नंद मतलब नंददास। गोछी चंद नंद दुलारे। तो ये अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो विट्ठल लाल के। देखिए फिर से सुन लीजिए, हम ही आपको गलत बता रहे हैं। देखिए कूसू पर की गोछी चंद, देखिए कूसू पर की बल्लभ प्यारे, गोछी चंद विट्ठल दुलारे होगा। ये 4 नीचे वाले विट्ठल नाथ के शिष्य हैं, ऊपर 4 जो हैं बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। कूसू पर की बल्लभ प्यारे, गोछी चंद विट्ठल दुलारे। ये जो नीचे वाले हैं गोछी चंद, देखिए ये जो नीचे वाले हैं, जो गोछी चंद लिखा है, इसमें विट्ठल दुलारे कर लीजिएगा। तो नंददास किसके शिष्य हैं? विट्ठल नाथ के। तो ये 4 नीचे वाले जो हैं, ये नीचे वाले विट्ठल नाथ के शिष्य हैं, ऊपर वाले बल्लभाचार्य के शिष्य हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अष्टछाप की स्थापना 1565 में विट्ठल नाथ ने 4 अपने पिता के शिष्यों को लेकर किया था ना। चलिए आगे। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, बताइए। बहुत सरल है, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे। 105 नंबर प्रश्न का उत्तर आप बताइए। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, बताइए। हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत अच्छा। चलिए, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित था? अभिनव जयदेव किसे कहा जाता था? सूरदास को कहा जाता था, गलत है। कुंभन दास को भी नहीं कहा जाता था। चलिए विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता था। 106 मुक्त छंद के प्रणेता निराला हैं, सीधा। ये तो प्रश्न बहुत ही सरल है। निराला, ऑप्शन नंबर ए, निराला। अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, सही है। पल्लव पंत की रचना है, भी सही है। लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है, ये भी सही है। पंत भारतीय युग के कवि हैं, यही गलत है, असत्य है। यही असत्य है, 108 नंबर में यही असत्य है। पंत छायावादी कवि हैं। चलिए, राम शब्द का तृतीय द्विवचन बताइए। राम शब्द का तृतीय द्विवचन बता दीजिए। राम शब्द का तृतीय द्विवचन बता दीजिए। तृतीय
बताइए। यही बता दीजिए तो हम समझ जाएं। अब तक आपके 50-60 प्रश्न सही हो गए हैं। चलिए, तो रामाभ्यम होगा, सही है। चलिए रामाभ्यम, ये रामाभ्यम सही कर लीजिएगा। अरे भाई रामाभ्यम, देखिए रामाभ्यम अब दिख रहा है, रामाभ्यम। चलिए अगले प्रश्न पे चलना है। चलिए, महाकवि कालिदास किस अलंकार के प्रसिद्ध हैं? किस अलंकार के लिए उपमा कालिदास कहा गया है ना, तो महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध थे? तो कालिदास उपमा के लिए प्रसिद्ध थे। कालिदास किसके लिए प्रसिद्ध थे? उपमा के लिए। अगले प्रश्न पे चलते हैं, बहुत नहीं बचा है। अब देखिए 111 से लेकर 125 तक आप ध्यान से करिएगा अच्छे से, कि आपका एक भी गलत ना होने पाए। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? 111 नंबर प्रश्न का उत्तर आप बताएंगे। बताइए, सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? तो सूरदास रंगभूमि, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रंगभूमि। भाई दिख नहीं रहा है, 360 कर लीजिए, क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आगे से पीपीटी की साइज इसको थोड़ा सा बढ़वा देंगे, इसका फॉन्ट। चलिए अब अगले प्रश्न से, इस सेट में आप देख लीजिए, किसी तरह मैनेज कर लीजिए, अगले सेट से ऐसा नहीं होगा। चलिए मिलान कीजिए, सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए। चलिए, विशलदेव रासो किसकी रचना है? पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? बताइए। चंद्रवरदाई 1, परमाल रासो जगनिक, ये हो गए। खुमार रासो दलपत विजय, ये हो गए। उसके बाद विशलदेव रासो नरपत नाल कहाँ है, ये हो गए। चलिए मिला लीजिएगा। एक प्रश्न गायब है, वही कट गया है। चलिए, राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब, गेहूं और गुलाब किसका प्रतीक है? बताइए। गेहूं और गुलाब किसका प्रतीक है? बहुत सरल प्रश्न है। गेहूं और गुलाब किसका प्रतीक है? बताइए। गेहूं और गुलाब किसका प्रतीक है? अरे गेहूं और गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। और किसका प्रतीक है? चलिए, संस्कृत, कला और संस्कृति का प्रतीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। एक भी गलत ना होने पाए, 25 तक ध्यान दीजिएगा। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12-12 मात्राएं, द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं, उसे कहते हैं? बताइए। बहुत सरल, 12-7 किसमें होता है? बताइए। बरवे, बहुत सही। ये तो कम से कम सबका सही हुआ। अगले प्रश्न पे, हानूस, हानूस नाटक के रचनाकार? भीष्म सहानी, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। कबीरा खड़ा बाजार में हानूस से भीष्म सहानी के। आदिकाल के लिए बीज वपन काल नामकरण किसने किया था? बीज वपन काल किसने कहा था आदिकाल को? बीज वपन काल, बीज वपन काल। बताइए। बीज वपन काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी सही है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, बहुत अच्छा। संसद से सड़क तक के रचनाकार, अभी पीछे हम पढ़ के आ रहे हैं, संसद से सड़क तक किसकी रचना है? जगूड़ी की नहीं है भैया, इतना भी गड़बड़ मत करिए, धूमिल की रचना है। अगले प्रश्न पे चलना है। शिवा बावनी की रचनाकार बताइए। शिवा बावनी किसकी रचना है? ना तो ठाकुर की है, ना तो आलम की है, तो यह भूसड़ की रचना है, भूसड़ की रचना है। चलिए, अब नहीं गलत होना चाहिए। 118 तक पहुँचे, 18, 7, 25, 7 प्रश्न का आपका टेस्ट है। अभी तक आप जो भी कुछ पढ़े, चलिए 7 प्रश्न में आपको हम टेस्ट कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथाकार नहीं है? कहानीकार नहीं है। कथाकार का मतलब कहानीकार नहीं। कौन सा कहानीकार नहीं है? बताइए। कौन सा कहानीकार नहीं है? बहुत सरल प्रश्न है, बताइए। तो कृष्णा सोबती की कहानी आप पढ़ते हैं, ममता कालिया की पढ़ते हैं, मृणाल पांडे की पढ़ते हैं ना। निर्मला जैन कहानीकार नहीं है, निर्मला जैन कथाकार नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? बताइए। त्रिवेणी में कौन कौन आते हैं?
बताइए। त्रिवेणी शुक्ल जी की है, शुक्ल जी की है। उसमें 3 कवि आते हैं। 3 कवि कौन कौन से आते हैं? जायसी, 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 सूरदास, तुलसीदास। शुक्ल की किताब से सारे प्रश्न आए हैं, देख लीजिए। तो कहाँ है जायसी, सूर, तुलसीदास? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, अब नहीं गलत होना चाहिए। गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? गद्य पद्य मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं? बहुत सरल है, लगाएं, मुक्तक काव्य कहते हैं। चलिए, हम तो मुक्तक काव्य लगा रहे हैं, बताइए क्या कहते हैं? चलिए, एक प्रश्न तो आप सही किए, चंपू कहते हैं। चंपू, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को चंपू काव्य कहते हैं। चलिए, राजा निर्बसिया कहानी के लेखक, राजा निर्बसिया कहानी के लेखक बताइए। राजा निर्बसिया कहानी के लेखक, उनकी और कहानियों की बात करें तो तलाश है, बयान है, बयान है, नील झील है, नीली झील है, नीली झील है, मांस का दरिया है, मांस का दरिया है। बताइए, तो यह किसकी है? कमलेश्वर की है। तो किसकी है? कमलेश्वर की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे। निर्वेद किस रस का स्थायी भाव है? चलिए, करुण रस का शोक, बताते रहिए। भयानक का भय, अस्थायी भाव। रौद्र का क्रोध, बताइए। क्रोध। निर्वेद किसका है? शांत रस का। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप क्या होगा? जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का बताइए। अरे रामः रामम जगत, बताइए। इस बैठाए होंगे ना आप अपना, तो जगते होगा। जगत शब्द का चतुर्थी जाएंगे तो जगते होगा। जगते हो जाएगा। चलिए, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 24, कलाई खुलना। कलाई खुलना ये लास्ट प्रश्न है, किसी का गलत ना हो, किसी का गलत नहीं होना चाहिए, समझ लीजिए, किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। कलाई खुलना तो भेद प्रकट होना। अभी तक आप बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, कितने प्रश्न सही हुए हैं। देखिए, क्लास हमारी रात्रि में 8 बजे काव्यशास्त्र की चल रही है। क्लास से जुड़ने के लिए देखिए 70 68 62 0242 नीचे नंबर दिया गया है, आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा। 70 68 62 0242, 70 68 62 0242, 70 68 62 0242 पे आप मैसेज करेंगे, आपको क्लास से तुरंत जोड़ दिया जाएगा। एक टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है, 16 अगस्त को टेस्ट है, उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए भी इस नंबर पे आप फ़ोन करेंगे। 16 अगस्त को टेस्ट होगा। काव्यशास्त्र के 50 प्रश्न रहेंगे, आपको सम्मानित भी किया जाएगा हमारी संस्थान की तरफ से। जीएस के लिए आप वहाँ जुड़ सकते हैं। जीएस के लिए आशीष सर पढ़ाते हैं, आशीष सर उनका आश्रित इंस्टीट्यूट करके है, जो पहले चंद्रा में पढ़ाया करते थे, अब उनका खुद का अपना संस्थान है जो कि ऑनलाइन चलता है। आप उसमें जीएस के लिए 599 रुपये रखे हैं, 599 रुपये। आप हिंदी विचार ऑनलाइन प्रयागराज नाम लेंगे तो आपकी फ़ीस नाम मात्र की हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आप वहाँ एडमिशन जीएस के लिए ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।